नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज 3 प्रश्न। संविदा पर कैसे चलेगी सेना। दूसरा, क्यों राहुल गांधी की पूछताछ लंबी चल रही है। तीसरा, क्यों शरद पवार नहीं बन रहे हैं विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार। इस पे आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार कुछ आर्थिक मदद हमारी कर सकते हैं, जिससे चैनल चलाने में हमें सुविधा हो। अब सबसे पहला वही प्रश्न, संविदा पर कैसे चलेगी सेना। लेकिन मैं इसको शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इसलिए एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति है ना, अगर आप इसके पक्ष में हैं तो आप कहेंगे कि इनकी वाणी में सरस्वती है, अगर आप इनके विरोधी हैं तो आप कहेंगे ये बड़ी काली जबान है। लेकिन जो कहते हैं वो होता है। जरा सुन लीजिए ये वीडियो, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। राहुल गांधी ने ये पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि अगर बेरोजगारी को आप हैंडल नहीं करेंगे तो ये उनका था। ये सब राहुल गांधी ने कहा था। इसके लिए ईडी के यहाँ 2-4 मुकदमे उनके ऊपर और करने हैं तो कर दीजिए। ये कोई और किसी का बयान नहीं, उनका बयान है, इसलिए मैं उनके एविडेंस के साथ लगा दे रहा हूँ। आज जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, उनका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने इस अग्निपथ या अग्निवीर जो एक बिल्कुल मतलब बेमिसाल ऐसी स्कीम निकाली गई है कि जैसा हुआ ही नहीं, और सही बात है, दुनिया के किसी देश में भाड़े के लोगों पर या संविदा के लोगों पर या टेम्पररी लोगों पर कोई भी सेना आज तक नहीं चली है। उन्होंने, लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने बताया है कि जो ये स्कीम आई है अग्निपथ, उसमें 2030-2032 तक आधी इंडियन आर्मी जो होगी वो इन्हीं अग्निवीरों के द्वारा, मतलब 50% ऑफ इंडियन आर्मी जो सर्विस कर रहे होंगे उसमें अग्निवीर होंगे। ये टेम्पररी वाले, मतलब अगर पुलिस के भाषा में समझना चाहें तो एक पुलिस होती है, एक होमगार्ड होते हैं, तो उसी तरह से एक रेगुलर सेना होगी और 50% ये 4 साल वाले होंगे। अब इनका नाम क्या दिया, अब इनका नाम अग्निवीर दिया गया है। उन्होंने ही बताया कि इस वर्ष करीब 40,000 अग्निवीरों का रिक्रूटमेंट होगा, लेकिन हर साल ये रिक्रूटमेंट होता रहेगा और बढ़ता रहेगा, और 7वें और 8वें साल में ये 1,20,000 और 10वें और 11वें साल में ये 1,60,000 पर ईयर होगा। इसमें लेफ्टिनेंट राजू ने यह भी बताया कि 7-8 साल के बाद जो एवरेज एज है सेना की, जो इस समय 32 साल है यंग, वो घट के और 24-26 साल की और यंग सेना हो जाएगी। तो इसके ये सब फायदे बताए गए हैं। अग्निपथ के बारे में मैंने एक 7 अप्रैल को एक एपिसोड किया था ओवरव्यू में, जिसमें मैंने इसके खतरे, ये क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी समस्याओं के बारे में आपसे बात की थी। वो आप चाहिएगा तो आप देख लीजिएगा, ऑलरेडी है 7 अप्रैल का। अभी ये बताया जा रहा है कि अग्निपथ में जो 25% लोग हैं उनको रिटेन कर लिया जाएगा, और बाकी 75% 4 साल के कुल, जिसमें ट्रेनिंग का पीरियड भी शामिल है, के बाद वो बाहर आ जाएंगे, मतलब 75% रिटायर हो जाएंगे। एक ये भी चीज़ बार बार कही जा रही है कि उनको एक सेवा निधि पैकेज, मतलब वो जब 4 साल बाद निकलेंगे तो कहा जा रहा है 10-11 लाख रुपए का उनको एक वो मिलेगा, और जिसको कॉम्पोजिशन भी समझाया सरकार ने कि उनकी तनख्वाह का 30% सरकार उनको काटेगी, 70% तनख्वाह देगी और 30% अपना कंट्रीब्यूशन देगी। तो ये जो 60% है ये 4 साल में मिलके करीब 10-11 लाख रुपए हो जाएगा। वही है जो PPF भाई, क्योंकि सरकार इनको कोई पेंशन देगी नहीं, कोई वो और कुछ देगी नहीं, तो ये उसकी सेवा निधि, ये उसी जार्गन है, ये जार्गन है, इसमें बहुत कुछ ऐसी बात नहीं है। अब इसमें बताया इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 17.5 साल से 21 साल तक के युवक इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर 21 साल की एज में कोई युवक आ रहा है और वो उस 25% में नहीं आ पाता है, वो 75% पे रहता है, तो हमारे देश में एक 25 साल का नौजवान को आप रिटायर कर देंगे। ये अंतोगत्वा, ये इट इज रिटन ऑन द वॉल। अब दिक्कत क्या है कि आप पहले, क्योंकि मोदी जी ने किया है तो इसलिए उसको हमारे गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि विजनरी चीज़ है। अब उसको लीपने पोतने का काम, सारी स्टेट गवर्नमेंट आ गई हैं,
भाई अगर आपकी इतनी स्कीम अच्छी है विच हैज़ स्ट्रेंथ ऑन इट्स ओन, तो ये सारे आपके जो बीजेपी गवर्न स्टेट हैं उनके चीफ मिनिस्टर, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे हरियाणा के हों, सबको ये कहने की बार बार क्यों ज़रूरत है कि हम जो ये लोग आएंगे इन लोगों को हम प्राथमिकता देंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि हम इनको पक्की नौकरी देंगे, हम प्राथमिकता देंगे। अच्छा एक बताइए, गिवन अगर इनको प्रायोरिटी मिल रही है तो जो ऑलरेडी करा रहा है पूरा सिस्टम, अगर रिक्रूटमेंट कहीं कुछ होता है, एक तो अव्वल हो नहीं रहा है सरकार में, हो रहा है सरकारी रिक्रूटमेंट में तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, तो एक रिजर्वेशन की आप और खोल दे रहे हैं कि मतलब मान लीजिए 100 में से 60 लोगों का रिजर्वेशन, तो एक आपने कहा कि 10-20% और इसमें रिजर्वेशन। तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई? क्योंकि 40,000 आप मतलब ये बात ये दिक्कत वाला है, और इस पे आप बिना कोई बहस किए, बिना कुछ वो बात किए आप ऐसे ही इंप्लीमेंट कर दे रहे हैं। अब अभी क्या हुआ है कि देश भर के युवा और खास करके हिंदी पट्टी यूपी बिहार के युवा इस समय उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी सरकार है, पिछले 2-3 कोरोना काल में कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं फौज में। आप जो लोग थोड़ा गांव से जिनका ताल्लुक हो या जो थोड़ा इंटीरियर में जाते हो, कहीं भी चले जाते हैं आप, पिछले ये 10-20 सालों से है, सड़क पे सुबह या शाम को आपको सैकड़ों बच्चे इसकी फिजिकल की तैयारी करते हुए मिल जाएंगे। कोई दौड़ रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कर रहा है। ये बहुत कॉमन साइट है किसी भी कंट्री साइड में। और उन बच्चों को आज ये लग रहा है कि जब आप ये 4 साल की नौकरी का एक झुंझुना मुझे दे रहे हैं, तो ये तो उनके साथ नाइंसाफ़ी, क्योंकि ये कोई पक्की नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप 4 साल का कुछ वो कर रहे हैं। क्योंकि एक और चीज़ हुई है, अभी आपने कहा है ना कि 10 लाख नौकरी, हम सरकारी नौकरी अगले 18 महीने में इन पदों को भरेंगे। ये जो पद ये रिक्त स्थान है, ये नई नौकरी नहीं है। आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष का, वो कहाँ गया? ये रिक्त स्थान है जो आपको भरना ही भरना चाहिए। और उसकी भी एक समस्या है, आप अगर ये 10 लाख लोगों को 1.5 साल के अंदर एक साथ रिक्रूट कर देंगे तो उसकी अपनी समस्याएं हैं। प्रमोशंस होंगे, प्रमोशंस कैसे होंगे एक साथ, कैसे, वो अपनी अपनी समस्याएं हैं। क्योंकि ग्रुप A, B, C, D की जो नौकरी होती थी, अब D को हटा दिया आपने, अब वो सारे D वाले C में आ गए हैं। वही जो पहले था ना, पहले रेलवे में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, आपने थर्ड क्लास खत्म ही कर दिया। तो उस तरह से आपने ग्रुप D हटा के, मतलब ये रिक्रूटमेंट आप अगर 1.5 साल के अंदर 10 लाख लोगों को सरकार में भर देंगे तो उसकी अपनी समस्याएं होंगी। एक चीज़ और याद करिए, आपने जैसे आज कहा है ना मास्टर स्ट्रोक, बिल्कुल ये सीरियस क्या हुआ? आपके दिसंबर से आपके सीरियस नहीं है, उनकी दुर्घटना में मौत हो गई। आज तक इस देश की सुरक्षा, क्या सीरियस की ज़रूरत नहीं है? आपने जब सीरियस आप ही ने शुरू किया था और सबने इसको वेलकम किया था कि दुनिया के सारे देशों में सीरियस की एक परंपरा है, आज आप कह रहे हैं कि सीरियस ही नहीं है। इस देश में पिछले 6-7 महीने से कोई सीरियस नहीं है। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। क्योंकि आप नोटबंदी की तरह अपनी जिद में बिना सबसे बातचीत किए, बिना ठीक से प्लान किए आप इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा 4 साल के अलावा खतरा ये है कि 4 साल के बाद ये जो लोग निकलेंगे, वो लोग आप एब्जॉर्व कहीं करेंगे नहीं, उनके पास क्या रास्ता रह जाएगा? जो एक ट्रेन गोला बारूद चलाने वाली जो ये नौजवान होंगे, उनका भविष्य को लेके मुझे तो कम से कम चिंता है। एक छोटा सा सजेशन करके, क्योंकि मैं अप्रैल 7 में भी मैंने कहा, तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप अगर इतना ईमानदारी है तो एक महत्वपूर्ण बात करिए। आप कहिए कि आज से 15 साल बाद अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है और उसकी उम्र 30 साल से कम है, तो वो कंपलसरी फौज में ज़रूर काम किया हो, शॉर्ट सर्विस का SSC के थ्रू जाए फौज के मतलब अफसरों में, और यहाँ पे भी जा सकते हैं जो ये सैनिकों की भर्ती है। लेकिन फौज में काम किए बिना आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, फौज में काम किए बिना आप सरकारी नौकरी नहीं पा सकते हैं। आप आज कानून बनाइए ना कि 15 साल बाद ये करेंगे कि जो एनीवन हु वांट्स अ गवर्नमेंट जॉब और अ गवर्नमेंट इलेक्शन में, अगर उसकी एज 30 साल से कम है, मैं बार बार कह रहा हूँ 60 साल के व्यक्ति को नहीं, अगर उसकी एज 30 साल से कम है, वो सरकारी नौकरी चाह रहा है, तो इट मस्ट बी कि वो फौज के थ्रू गया हो, तब फौज का आपको समझ में आएगा। एक अपना सर्वे करा लीजिए, कितने MP और कितने मंत्रियों के बेटे फौज में काम करते हैं।
अब दूसरी बात हम लोग कर लें, क्यों राहुल गांधी की पूछताछ लंबी चल रही है। देखिए, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि कल जो AICC ऑफिस है अकबर रोड में, उसमें पुलिस घुसी। टेलीग्राफ की वो सारी फ़ोटो हैं, मैं लगा देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें फ़ोटो है बहराइच के जो पूर्व सांसद थे कमल किशोर कमांडो जिनका नाम था, उनकी फ़ोटो है, अंदर घुसे हैं। जो बघेल जी हैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, उनका प्रेस इंटरव्यू है, वो कहे हैं कि मंडे को भाई 200 लोगों का अलाउ किया था, ट्यूसडे को कहा कि कुछ कम, और वेडनेसडे को कहा कि अपने दफ्तर में, कांग्रेस दफ्तर में कोई नहीं जा सकता। और गेट पुलिस ने खोला, गेट खोल के अंदर घुसी। इसकी फ़ोटो है, जिसके बचाव में जो दिल्ली पुलिस, जो सीधे होम मिनिस्ट्री के डायरेक्शन में काम कर रही है, उसका ये कहना है, उस दिल्ली पुलिस के जो भी प्रवक्ता हैं, कि हमने तो सिर्फ गेट खोला था। तो गेट खोला था तो क्यों खोला था? और उसमें एक फोटो और है, जो श्रीनिवास बीवी, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो कोरोना काल में जिन्होंने अद्भुत सेवा की थी, उनको लात मारता हुआ भी एक सिपाही दिख रहा है। वो फोटो है और उसका वीडियो भी है, वो आप खुद ढूंढ लीजिएगा, आपको खुद मिल जाएगा। अब भाई, अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, उसका उनके लीडर अगर जा रहे हैं, तो आप इसको क्यों रोक रहे हैं? आप क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास तो क्या है कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो आप तो उसको तुरंत पुलिस में फायर करके पुलिस जेल लेती जाती है। लेकिन अगर कोई यहाँ प्रोटेस्ट करना चाह रहा है तो उसको प्रोटेस्ट करने दीजिए, ये तो उसका हक है। दूसरा, 3 दिन तक लगातार आप पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद आपने थर्सडे का ब्रेक दिया है, फ्राइडे को आप फिर कर रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की डिमांड, जो शायद न्यायिक प्रक्रिया में संभव नहीं, वो बार बार डिमांड कर रही है कि लाइव टेलीकास्ट दिखा दो, लाइव टेलीकास्ट दिखा दो। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ, राहुल गांधी की पूछताछ डराना या धमकाना या दूसरे को उससे भयभीत करना मुख्य काम नहीं है, ये उसका बाई प्रोडक्ट है। मुख्य बात जो राहुल गांधी की जो इस समय पूछताछ की टाइमिंग है, वो नूपुर शर्मा कांड को डिफ्यूज़ करना है। उसको जो नैरेटिव बन रहा था, उसको कहीं से किनारे करना है, क्योंकि सारा अटेंशन इस समय राहुल गांधी की पूछताछ पे हो गया है, बाकी समस्याएं गौड़ हो गई हैं। अब आप एक चीज़ ये बताइए, ये मैं मानता हूँ कि ईडी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन बीजेपी जो बार बार ये कह रही है कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ या 5000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसका सिलसिलेवार वो स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं? एक जनरल फिगर ऐसे ही बोल देने से तो कोई मतलब नहीं है ना। कांग्रेस और राहुल गांधी जिस अग्निपथ से, वो एक अग्निपथ तो हमारे मोदी जी बना रहे हैं सेना के लिए, जिस अग्निपथ से गुजर रहे हैं, उसमें ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस और राहुल गांधी ज़्यादा निखरते हैं या फिर राख हो जाते हैं। अब मैं तीसरी बात पे आ रहा हूँ, क्यों शरद पवार नहीं बन रहे हैं विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार। कल ऑपोजिशन पार्टीज की बैठक हुई, जिसमें 17 पार्टी इन्होंने भाग लिया। उससे उस बैठक से एक नुकसान जो व्यक्तिगत मेरा हो गया, वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। कल मेरी बुक का विमोचन था, हे राम टू जय श्री राम। मनोज झा उसके कीनोट स्पीकर थे, वो आना था। उन्होंने पटना एयरपोर्ट से फ़ोन आया कि उनको जाना पड़ रहा है दिल्ली, तो हमारे कीनोट स्पीकर साहब नहीं आए। तो मेरा उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी के तरह जो डायरेक्ट अफेक्टेड पार्टी है, वो तो एक मैं हो गया कल की मीटिंग का। खैर, अब आगे बताऊँ। इसमें 17 पार्टियों ने हिस्सा लिया, और बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीआरएस, श्रोमणी अकाली दल और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इन 6 पार्टीज़ ने। इन सारी पार्टीज़ में टीआरएस ने अपना रुख, जो के चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने अपना रुख बहुत साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ किसी भी उसमें नहीं आएंगे, किसी भी कोऑर्डिनेशन में नहीं आएंगे। उन्होंने रुख साफ कर दिया। कल एक और डेवलपमेंट हुआ कि राजनाथ सिंह साहब ने कल बात की, मतलब राजनाथ सिंह साहब बीजेपी केंद्रीय मंत्री ने बात की शरद पवार साहब से, ममता बनर्जी जी से, अखिलेश यादव जी से, मायावती जी से, खड़गे जी से, नवीन पटनायक जी से, शिबू सोरेन जी से, वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी से, नीतीश कुमार जी से, इत्यादि इत्यादि। अब उन्होंने उनसे सपोर्ट मांगा, लेकिन ये नहीं बताया कि उनका कैंडिडेट कौन है। तो ये सब चीज़ें तो इस पर भी डिपेंड करती हैं ना। ऑपोजिशन के पास जो बातचीत हुई, उसमें 3 नाम हुए। शरद पवार के नाम पे सब लोग तैयार थे। फिर जब ये हुआ कि शरद पवार साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो शेख फारूक अब्दुल्ला का नाम आया और गोपाल गांधी का नाम आया, और ये तय हुआ कि हम लोग एक यूनाइटेड कैंडिडेट ही लड़ाएंगे। नेक्स्ट मीटिंग 21 जून को होगी। इसमें एक ममता बनर्जी के रोल के बारे में कहता हूँ। ममता बनर्जी का जो एक वो था कि यूपीए इज़ नॉट रेलिवेंट, उससे वो चेंज होती हुई फिर वापस यूपीए वाले उसमें आ रहे हैं, क्योंकि कल उन्होंने एक अहम स्टेटमेंट दिया।
इस मीटिंग के दौरान कि जो ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जिस तरह से पूछताछ कर रही है वो गलत है, और वो उस पर एक स्टेटमेंट भी देना चाहती थी, जो वहाँ के बाकी लोगों ने कहा कि नहीं, वो केवल हम लोग इसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक ही रखेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है ये समझने के लिए कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। दो चीज़ों की सिग्निफिकेंस, इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इतना सिग्निफिकेंट क्यों? एक तो विपक्ष के यूनिटी इंडेक्स का ये पैमाना होने जा रहा है कि कितनी यूनिटी हो पाएगी 2024 के हिसाब से, क्योंकि एक चीज़ और है, शरद पवार साहब बिल्कुल क्लियर हैं, वो किसी ऐसे गेम में नहीं आएंगे जहां पे ये होगा कि मेरे पिताजी जंगल गए थे शेर से लड़ने, क्या हुआ, शेर ने मार के खा लिया। तो ही जस्ट डोंट वांट टू बी, कोई वीर गति को प्राप्त हुए मैं इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और हार गया, इसके लिए वो नहीं आएंगे। जब तक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं होगी कि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतने की कोई संभावना उनको नहीं दिखेगी, वो प्रेसिडेंट का वो नहीं बनेंगे। पहली चीज़ तो ये, इसलिए वो विपक्ष के उम्मीदवार नहीं बन रहे हैं। लेकिन एक डेवलपमेंट और हो रहा है, धीरे धीरे ये नेशनल लेवल पे ये समझ में आने लगा कि अगर नेशनल लेवल पे आपको कोई विपक्ष की राजनीति करनी है तो उसमें बिना कांग्रेस के वो नहीं हो पाएगी। और आने वाले समय में मुझे जो लगता है, जो बैलेंसिंग करनी होगी ऑपोजिशन पार्टीज को, उनको एक नेशनल पर्सपेक्टिव अलग बनाना होगा और उनको एक अपना स्टेट का पर्सपेक्टिव अलग बनाना होगा। स्टेट में वो हो सकता है एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हूँ, लेकिन नेशनल लेवल पे अगर उनको एक कोई मतलब संगठित विपक्ष की भूमिका निभानी है तो उनको एक अम्ब्रेला के नीचे आना ही आना होगा। अब देखने वाली बात ये है कि इसमें कितना समय लगता है, कब तक होता है, और दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी है कि इसमें कांग्रेस इस रोल को निभा पाने में कितनी सक्षम है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।